Hello student, today I am sharing the MN notes of paper 2. The question is the socially and economically disadvantaged section of society with the special reference to the scheduled caste, scheduled tribe, women and the rural population. यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, स्त्री एवं ग्रामीण जनसंख्या के संदर्भ में समाज के सामाजिक तथा आर्थिक रूप से अलाभकारी वर्ग। अलाभकारी वर्ग का मतलब है कि जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, वोमेन है और जो ग्रामीण लोग हैं उनको क्या है सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से कैसे वंचित रखा गया है। अगर हम देखें तो सामाजिक और सांस्कृतिक आर्थिक लाभकारी वर्ग का मतलब क्या है, समाज के वे लोग जिन्हें समाज में संतोषजनक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक वर्ग से वंचित रखा जाता है, उन्हें सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से अलाभकारी वर्ग कहा जाता है। जो अलाभकारी वर्ग है इसको हम क्या है 3 प्रकार से बांटते हैं, एक तो सांस्कृतिक, एक आर्थिक और एक क्या है सामाजिक। अगर हम सांस्कृतिक रूप से वंचित वर्ग को देखें तो इसमें क्या आ जाएगा, सांस्कृतिक रूप से वंचित वर्ग वे लोग होते हैं जो धार्मिक स्थानों पर पूजा के लिए जहाँ पे उनको एंट्री नहीं होती और वे मंदिर में ईश्वर की पूजा नहीं कर सकते, मूर्ति पूजा नहीं कर सकते, मंदिर में जाना जिनका वर्जित है। ये अन्य स्थितियां अन्य लोगों से उनको क्या है अलग कर देती है और भारतीय संस्कृति की जानकारी से वंचित रख देती है। अगर हम दूसरा टाइप देखें तो ये क्या है आर्थिक रूप से वंचित वर्ग। आर्थिक रूप से क्या है जो यहाँ पे अगर हम भारत में देखें तो अत्यंत गरीबी है, जनसंख्या का एक बड़ा भाग गरीब रेखा से नीचे वर्ग में आता है, जिनको क्या है आर्थिक रूप से बच्चों का भरण पोषण भी नहीं किया जाता। कभी कभी ये क्या है अपने बच्चों को 2 टाइम का खाना देने के लिए भी क्या होते हैं असमर्थ होते हैं। जो गरीब माँ बाप है अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेज सकते और वे क्या अपने माँ बाप जैसे घर का काम ही करा लेते हैं, उनको क्या है स्कूल नहीं जाने देते। स्कूल क्यों नहीं जाने देते, क्योंकि उनके पास इतने पैसे ही नहीं है, कहाँ से स्कूल का बैग लेके आएंगे, कहाँ से स्कूल की क्या है किताबें और जो उनकी ड्रेसेस है और जो उनकी आवश्यकताएं है पेन कॉपी, उनको कैसे पूरा करेंगे। इसीलिए क्या है जो आर्थिक रूप से वंचित रह जाते हैं बच्चे शिक्षा के लिए और बच्चों को उनको भोजन भी मिलना मुश्किल है। अभी जैसे इसीलिए बच्चों को क्या है काम पे ले जाते हैं, आज सुबह खाना मिला उनको शाम का मिलेगा या नहीं, इसी बात की चिंता में लगे रहते हैं। उनको क्या है शिक्षा से तो बिल्कुल ही दूर कर दिया जाता है। जैसा कि संविधान में यह 6 से 14 साल के जो बच्चों के लिए शिक्षा क्या है मुफ्त अनिवार्य की थी। इसका लक्ष्य तो 4 वर्षों के लिए रखा गया था, परंतु संविधान के लागू होने के 62 वर्षों के बाद भी आज हम ये लक्ष्य कंप्लीट नहीं कर पाए। थर्ड वन क्या है सामाजिक दृष्टि से वंचित लोग। सामाजिक दृष्टि से वंचित लोग इनमें शूद्र आ जाते हैं, जिनको निम्न जाति माना जाता है और देश के कुछ भागों में इनको छूना भी मना है, यानी अस्पृश्यता का भाव भी यानी अनटचेबिलिटी, इनको क्या छूना भी एक कलंक माना जाता है। इनके साथ बैठना, साथ भोजन करना, साथ क्या है पानी पीना, इससे क्या है इनको बहुत दूर रखा जाता है, जिससे इनको क्या है अनटचेबिलिटी मतलब इनको फील कराया जाता है कि ये छूने के भी लायक नहीं है। तो समाज से क्या है बिल्कुल कटते चले जाते हैं और समाज में इनको क्या है कोई भी दर्जा नहीं मिल पाता। जिस तरह से देखा होगा आपने पुराने टीवी शो भी देखा होगा। अभी जैसे एक टीवी शो आता था इसमें भीमराव अंबेडकर का, बाबा साहेब अंबेडकर का जो आता था, उसमें दिखा रखा था भाई SC ST की क्या हालत होती थी। पहले उनके लिए पानी का कुएं का पानी भी नहीं पिया जाता था, उनके लिए कुएं भी अलग बनाए जाते थे। इस तरह से उनको क्या है सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से वंचित रखा जाता था। भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक रूप से वंचित वर्ग इस प्रकार है। वंचित वर्ग यानी समाज में संस्कृति से समाज से और आर्थिक से वंचित कौन कौन से थे, अनुसूचित जाति और जनजाति, जिसको क्या बोलते हैं हम SC और ST बोलते हैं। महिला यानी वोमेन, अल्पसंख्यक यानी जिनकी संख्या कम है, अन्य पिछड़ा वर्ग और जो जैसे क्या है जिनको शूद्र में ही और बहुत सारी कास्ट आती हैं, विकलांग हो गए, इनको भी क्या है विकलांग को भी आज हम अपने समान नहीं समझते। उसमें भी क्या है हम कोई विजुअली चैलेंज है, कोई फिजिकली चैलेंज है, कोई देख नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, तो उनको हम क्या है सेम ऐसे सोसाइटी में हम कंपैरिजन नहीं करते, उनको क्या बिल्कुल अलग थलग रखते हैं।
UN डेबर समिति आई थी, उन्होंने क्या, जो UN डेबर सर है, इन्होंने क्या है समिति में सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात अनुसूचित जाति और जो जनजातियां है इनकी शिक्षा की, यानी इनकी शिक्षा को हम उच्चतर स्तर पर रखेंगे। जो UN डेबर समिति है उसने क्या 1960 से 61 के बाद में गठन हुआ था, जो उसके अंतर्गत पता लगाया कि अनुसूचित जाति और जनजाति यानी बालिका को शिक्षा में किस किस असुविधाएं है, यानी उनको क्या है शिक्षा और जो आर्थिक स्थिति है किस रूप से वंचित रखा जाता है, उनकी स्थिति में कैसे हम सुधार कर सकते हैं, कैसे परिवर्तन ला सकते हैं। जो UN डेबर सर है इन्होंने क्या है इनकी शिक्षा पे काफ़ी बल दिया था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन जनजातियों के लिए विशेष विद्यालय, जैसे अभी आपने ये सुना होगा कस्तूरबा गांधी विद्यालय है, KVS है, EMRS है, एकलव्य मॉडल पब्लिक स्कूल, ये सारे क्या है जनजातियों के लिए ही स्कूल बनाए गए थे। इन जनजातियों के लिए विशेष स्कूल स्थापित किए गए और इन स्कूलों में ना उन्हीं के जो SC टीचर भी उन्हीं के लगाए गए, ताकि उनको भी क्या है आमदनी मिल सके, संस्कृति और आर्थिक जातियों से उनको क्या संस्कृति से समाज से जोड़ा जा सके। इन जनजातियों को अभी जैसे आर्थिक तो इनको कमी थी, इनको क्या है निःशुल्क शिक्षा देने के लिए UN समिति ने क्या बनाया, इनके लिए इनको मुफ्त शिक्षा मिले, मध्यांतर भोजन जिसको मिड डे मील बोलते हैं, पुस्तकें, वस्त्र तथा लेखन सामग्री, सारा स्टेशनरी का सामान इनको क्या है निःशुल्क दिया जाए। इन जनजातियों की व्यवस्था में हस्तलिपि का विशेष ध्यान दिया जाए, यानी वोकेशनल एजुकेशन, इनको क्या है वोकेशनल एजुकेशन भी दी जाए, जाके आगे जाके क्या है अपना हाथ का काम कर सके, जिससे क्या है इनको अर्निंग हो सके, उसको बोलते हैं हम हस्तलिपि यानी वोकेशनल एजुकेशन। इन विद्यालयों की शिक्षा का आवास आदि की सुविधा दी जाए। अब क्या है आने जाने के लिए खर्च हो गया और हो गया, वहाँ पे उनको क्या रहने के लिए हॉस्टल की सुविधा दी गई। अब क्या है इन्हीं को सांस्कृतिक पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाए, यानी क्या है इनको क्या है मदर टंग यानी मदर टंग में इनको पढ़ाया जाए। मदर टंग में अगर हम अपनी संस्कृति में कोई कुछ चीज़ सीखते हैं तो हमें ज़्यादा लंबे टाइम तक और आसानी से सीखी जा सकते हैं, तो इनको क्या मदर टंग में ही शिक्षा देने के लिए UN डेबर ने समितियाँ बनाई। अब क्या जो भारतीय समाज प्राचीन काल से विविधता पूर्ण ही रहा है, या विभिन्न जातियों में एवं धर्मों के लोग रहते हैं, यानी एक भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे क्या हर जाति के इंसान रहते हैं। पर आपने पहले देखा होगा जाति व्यवस्था इनकी मुख्य विशेषता है। प्राचीन काल में क्या है हमारा समाज जाति के आधार पर 4 वर्गों में बटा हुआ था। आपने पता भी ब्राह्मण, स्त्रीय, वैश्य तथा शूद्र। इसमें से क्या ब्राह्मणों को तो श्रेष्ठ माना जाता था और शूद्र को सबसे निम्न माना जाता था। ब्राह्मणों का क्या है सबसे ज़्यादा सम्मान दिया जाता था, और जो ये शूद्र है जिनको निम्न वर्ग के लोग समझा जाता है उनको क्या है ना तो साथ बैठने की आज़ादी थी, ना साथ खाने की, ना साथ पीने की। इवन क्या है जब जो शूद्र है यानी SC ST है वो ब्राह्मण यानी बड़ी जात वालों की जब गलियों से भी गुजरते थे तो उनको वहाँ से जाने की भी अनुमति नहीं होती थी। उनके पीछे क्या झाड़ू बांध दी जाती थी और गले में क्या एक हांडी या फिर कुछ भी बर्तन टांग दिया जाता था, ताकि जो उनका स्पूटम है यानी थूक है वो भी क्या है उनकी ज़मीन पे ना पड़े, और उनके जो पाँव के कदम है ना वो भी उनकी जगह यानी उन वाले रास्ते पे ना पड़े, यानी उनको बहुत ही अनटचेबल माना जाता था, ताकि एक तरह से कलंक ही माना जाता था SC ST को। अभी क्या है जब गांधी जी ने उन्हें क्या है एक नाम दिया जिसको हरिजन बोला, गांधी जी ने उनको क्या नाम दिया हरिजन देकर पूर्ण सम्मान दिलाने की कोशिश की, परंतु उनको क्या है सिर्फ जो बड़ी जात वाले समझते थे कि जो ये अनुसूचित जाति है ये सिर्फ क्या हमारी सेवा के लिए ही पैदा हुई है और इनका कुछ काम नहीं है। इनको क्या है अनटचेबल कहा गया, अछूत कहा गया, जातियों के आधार पर बांटा गया, ना ही तो उनको समाज में कुछ हिस्सेदारी मिली, ना इनको आर्थिक हिस्सेदारी मिली, ना इनको संस्कृति में कुछ शामिल किया गया। अब क्या है अब हम वोमेन एजुकेशन पे बात कर लेते हैं। वोमेन एजुकेशन आज के टाइम में भले ही वोमेन के एजुकेशन को इतना तवल्लुद दिया जाता है, पर पहले टाइम में वोमेन को सिर्फ पाँव की जूती समझा जाता था। वोमेन क्या समझते थे भाई लेके आए हैं सिर्फ घर का काम करेगी, घर की 4 दीवारी में रहेगी, हमारे लिए खाना पकाएगी, कुछ उनकी थॉट की वैल्यू तो उनकी जीरो थी बिल्कुल भी। साथ रखना साथ चलना कुछ नहीं था, बस एक एज ए उनको डमी की तरह रखा जाता था, बस घर का खाना बनाए बस इस तरह से घर का काम करे। समाज व्यक्तियों से मिलकर बना है, परंतु देखो समाज है ना व्यक्तियों से मिलकर बना है, उसमें वोमेन को भी इतना ही पार्टिसिपेशन करना चाहिए और मैन को भी, जितना हमें स्त्री और पुरुषों को दोनों समान रखना चाहिए। जैसे
एक गाड़ी के दो पहियों के बिना गाड़ी नहीं चल सकती, इसी तरह से समाज है जो पुरुष और महिला दोनों से ही चलता है, किसी एक से नहीं चलेगा। तो जितना पुरुषों की शिक्षा महत्वपूर्ण है, उतनी ही क्या है, स्त्रियों की शिक्षा महत्वपूर्ण है। स्त्रियों को शिक्षा पे आधारित जरूरी है कि जैसा कि पंडित जवाहरलाल जी ने कहा था कि जो अगर एक लड़के को शिक्षा देते हैं ना, तो वो एक व्यक्ति की ही शिक्षा होती है, पर एक वुमेन को एजुकेशन दी जाती है तो वो अपने मायके के साथ साथ आने वाले ससुराल में और अपने बच्चों को भी क्या वो शिक्षित करती है। यानी एक लड़के को जब हम पढ़ाते हैं तो एक व्यक्ति ही शिक्षा लेता है, पर एक लड़की को हम पढ़ाते हैं तो पूरा समाज है, पूरा परिवार है, वो शिक्षित होता है। भारत की नारी में स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। उस टाइम उसे केवल भोग की वस्तु समझा जाता था, लेकिन उनके समाज सुधारकों ने बहुत प्रयत्न किए और धीरे धीरे उनकी स्थिति को क्या है सुधारने की कोशिश की। स्त्री तथा बाल की शिक्षा की आवश्यकताओं का महत्व, मतलब उन्होंने क्या है जो समाज सुधारक थे, राजा राम मोहन शास्त्री हो गया और हो गए जैसे ये राधा कृष्ण हो गया, इन्होंने क्या है स्त्री की शिक्षा पे बहुत ही ज़्यादा बल दिया और क्या है इन्होंने क्या है मानवीय संसाधनों का पूर्ण विकास के लिए इनकी शिक्षाओं की आवश्यकता समझी, पूर्ण साक्षरता को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि जब तक हम क्या है वोमेन को एजुकेशन नहीं देंगे, जो हमारा समाज है, क्योंकि आने वाले बच्चे हैं वही उनको सिखाएगी। अगर वोमेन ही शिक्षित नहीं होगी तो अपने बच्चों को क्या ही सिखाएगी, है ना। ज्योतिबा राव फूले है, इन्होंने क्या शिक्षा में बहुत ही बड़ा योगदान दिया, समाज में परिवर्तन लेके आएगी। वोमेन महिलाओं को जागरूक करेगी, महिला ही महिलाओं को जागरूक करेगी। बच्चों के चरित्र निर्माण, क्योंकि जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा टाइम है अपनी माँ के साथ ही व्यतीत करते हैं, तो जैसा माँ उनको शिक्षा देगी तो वैसे ही बच्चे ग्रहण करेंगे। अगर माँ को शिक्षा ही नहीं, माँ को शिक्षा का महत्व ही नहीं पता, तो बच्चों को क्या ही शिक्षा देगी। बच्चों के व्यक्तित्व सर्वांगीण विकास के लिए अनेक समस्याओं समाज में, राष्ट्रीय समस्याओं के समाज के लिए। अब इसको समाज में स्त्रियों तथा बालिकाओं की शिक्षा की आवश्यकताओं को लेके दो कमीशन बने थे। एक तो क्या है राधा कृष्ण कमीशन बना था और एक क्या था आचार्य राममूर्ति कमीशन बना था। जो राधा कृष्ण कमीशन है वो क्या है 1948 से 1949 में आया था। इसमें क्या नारी को सुगृहिणी बनाने की शिक्षा दी जाती थी। अध्यापिकाओं को अध्यापकों के समान वेतन दिया जाता था, यानी जो मेल टीचर है उसको पहले वेतन ज़्यादा दिया जाता था। अब पर जब राधा कृष्ण कमीशन आया तो मेल टीचर और फीमेल टीचर को दोनों को समान पे मिलने लगी। ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाए जो बालिकाओं को समाज की समस्याओं के बारे में बताए। और आचार्य राममूर्ति तथा महिला शिक्षा 1990 में आया था। इसने क्या बताया, जो 1 से 3 पाठ्यक्रम है शिशु केंद्रों के लिए ही बनाया जाए, 1 से 3 पाठ्यक्रम, और अगर 300 या इससे अधिक आबादी मिल जाए तो वहाँ उस क्षेत्र में एक प्राथमिक स्कूल खोला जाए। अगर 500 की आबादी मिल जाए तो एक मध्यम स्कूल खोला जाए। इससे ज़्यादा की आबादी मिले तो एक क्या है हाई स्कूल खोला जाए। और योग्य छात्रों को हमेशा, मतलब उस योग्य छात्रों को क्या है शिक्षा का योगदान बताए और उनको क्या है हमेशा प्रेरित करे। थैंक यू सो मच।